हाय एवरीवन, मैं रोहन आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाजकारी के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं। आज की जो मेरी ये क्लास है संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जिसका एग्ज़ाम 6 नवंबर 2022 को होना है। उसके अनुसार अगर मैं बात करूं तो सिलेबस में यूनिट नंबर 4 में एक टॉपिक मेंशन किया है जिसका नाम है दहेज। तो आज हम लोग दहेज पर चर्चा करेंगे। जैसा कि सामान्यतः आप सभी लोगों को मालूम है दहेज का मीनिंग क्या है। उस राशि, वस्तु या संपत्तियों से लगाया जाता है जिसे कन्या पक्ष की ओर से विवाह के अवसर पर वर पक्ष को दिया जाता है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि दहेज कहते किसे हैं तो आप बोलना कि दहेज उस राशि, वस्तुओं या संपत्तियों से लगाया जाता है जिसे कन्या पक्ष की ओर से विवाह के अवसर पर वर पक्ष को दिया जाता है। तो ये दहेज कहते हैं इसको। तो अपनी पुत्री के विवाह के अवसर पर अपनी स्वेच्छा से खुशी खुशी दामाद को कोई उपहार देना दहेज नहीं है, लेकिन वर पक्ष के दबाव या अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को ऊंचा करने के लिए अपनी हैसियत से ज़्यादा भी कह सकते हैं आप, या अपनी हैसियत के माध्यम से वर पक्ष को जो उपहार देता है वो बेसिकली दहेज का पार्ट बनता है। तो दहेज एक प्रथा नहीं है, भीख लेने का एक सामाजिक तरीका है। फर्क सिर्फ इतना है कि देने वाले की गर्दन झुकी होती है और लेने वाले की अकड़ बढ़ी रहती है। तो ये आप कह सकते हैं। तो आमतौर पर विवाह के अवसर पर वर वधू की ओर से एक दूसरे को उपहार देना और लेने की प्रथा सामान्यतः सभी समाजों में प्रचलित रही है और आज भी ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है ना। तो अगर कोई पूछे दहेज के रूप में, देखिए एक फेयर चाइल्ड समझकर आप सभी लोग जवाब दीजिएगा। यहाँ से कोई फैक्ट नहीं आने वाले हैं, बेसिकली आप इसको ध्यान में रख के करेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो यदि मैं बात करूँ जो है फेयर चाइल्ड को लेकर, तो फेयर चाइल्ड ने दहेज की परिभाषा देते हुए बोला है कि दहेज वह धन या संपत्ति है जो विवाह के अवसर पर लड़की के माता पिता या अन्य निकट संबंधियों द्वारा दी जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, दहेज कहते हैं। तो दहेज में बहुत सारी परिभाषा, अभी एक नई परिभाषा आई है, मैं आपको बता रहा हूं, नवीन वेबस्टर, आप नोट कर सकते हैं, वेबस्टर के अकॉर्डिंग आई है और बहुत ही फेमस परिभाषा है, अभी हाल ही में दहेज को रिप्रेजेंट किया है। तो इन्होंने कहा है कि दहेज वह धन या वस्तु अथवा संपत्ति है, दहेज वह धन, वस्तु अथवा संपत्ति है जो एक स्त्री के विवाह के समय उसके पति के लिए दी जाती है, वह दहेज कहलाती है ना। इसको आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर हम बात करें तो एक और परिभाषा आता है मैक्स रेडिन का नाम। इन्होंने कहा कि दहेज वह संपत्ति है जो एक पुरुष विवाह के समय अपनी पत्नी या उसके परिवार से प्राप्त करता है, वो बेसिकली क्या कहलाता है, दहेज कहलाता है। देखिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है। दहेज निरोधक अधिनियम है 1961 का, इसने अपनी परिभाषा में कहा है कि दहेज का अर्थ कोई ऐसी संपत्ति या मूल्यवान निधि है जिसे विवाह करने वाले दोनों पक्षों में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अथवा विवाह में भाग लेने वाले दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के माता पिता या किसी अन्य व्यक्ति के जो किसी दूसरे पक्ष अथवा उसके किसी व्यक्ति को विवाह के समय, विवाह के पहले या विवाह के बाद विवाह की आवश्यक शर्तों के रूप में जो दी गई, या आप ये कहें जो संपत्ति है जो देना स्वीकार किया गया हो, वह एक प्रकार का दहेज है। तो मैं आपको यही परिभाषा कुछ फैक्ट के रूप में बता रहा हूँ। देखिए दहेज का अर्थ कोई ऐसी संपत्ति, मूल्यवान निधि है जिसे पहले पॉइंट में लिखा है कि विवाह करने वाले दोनों पक्षों में से एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को, तो एक पॉइंट ये, या तो आप ये कह लीजिए कि विवाह में भाग लेने वाले दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के माता पिता या किसी अन्य व्यक्ति ने दूसरे पक्ष अथवा उसके किसी दूसरे को या उसके किसी व्यक्ति को
विवाह के समय, विवाह के पहले, विवाह के बाद विवाह की एक आवश्यक शर्त के रूप में दी हो अथवा देना स्वीकार किया हो, वह हमारा क्या बन जाता है? दहेज बन जाता है। ठीक है, तो ये परिभाषा किसकी है? दहेज निरोधक अधिनियम 1961 की है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो दहेज एक समस्या है, उसके रूप में देखते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे हम बात करें तो आप जानते हैं कि भारतीय हिंदू समाज, विशेषकर उत्तर भारत में दहेज प्रथा का जो स्वरूप है वह मनुस्मृति और शास्त्रीय भावनाओं से पूरी तरह से भिन्न है। साथ ही समस्त मान्यताओं को गौण मानते हुए आर्थिक लाभ को प्राथमिक महत्व दिया है। वर्तमान में दहेज एक खानापूर्ति नहीं बल्कि सौदेबाजी का एक माध्यम हो गया है। यहाँ तक कि विवाह के नज़दीक आ जाने पर यदि कोई अन्य पक्ष दहेज राशि अधिक देता है तो वैवाहिक रिश्ते को भी बदलते हुए लोग दिखाई पड़ते हैं, है ना। तो ये एक, अगर हम बात करें तो एक समस्या के रूप में भी है। ग्रामीण भारत में अगर हम बात करें तो दो परिवारों के बीच तय किए गए विवाह में कोई इस बात का परवाह नहीं करता है कि विवाह के संबंध में लड़का लड़की क्या सोचते हैं, विवाह से वे क्या अपेक्षाएं रखते हैं। लड़का लड़की दो परिवारों के गठबंधन में केवल निमित्त मात्र रह गया है। वहीं प्रोफेसर दीपाकर गुप्ता ने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम रखा था मिस्टेकन मॉडर्निटी। उसमें कहा कि परिवार एक तय किए गए हिंदू विवाहों में एक स्थायित्व होता है जो अयंत्र कहीं दिखाई नहीं देता। यह इसलिए नहीं कि परिवार द्वारा तय किए जाते हैं बल्कि इसलिए कि वह वैवाहिक संबंध में असमानता अंतर्निहित होती है ना। वहीं बात करें लुई जो है डिमनो के बारे में, इनकी एक किताब थी होमो हायरार्किसस। तो इसमें विवाह के समय होने वाले पांव पूजन रस्म का उल्लेख करते हैं और जिसमें वधू के पिता द्वारा विवाह से पहले वर के पैर की पूजा की जाती है जो असमानता को स्थापित या स्थायित्व प्रदान करता है ना। कन्या पक्ष से अगर हम बात करें तो गंभीर दान का प्रारंभ कन्यादान से शुरू होता है और इस बड़े दान को प्राप्त कर लेने के बाद भी दान एवं उपहार के रूप में मांग निरंतर जारी रहती है। यह केवल वस्तुओं एवं धनों तक सीमित नहीं रहता बल्कि फ्लैट जमीन तक इसका दायरा बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इन उपहारों के आदान प्रदान से दोनों परिवारों के बीच श्रेष्ठता एवं निम्नता को स्थापना करता है। तो दहेज की मांग अथवा दहेज हत्या वास्तव में बहु प्रदानकर्ता एवं बहु प्राप्तकर्ता के संबंध में निहित श्रेष्ठता एवं निम्नता की एक अभिव्यक्ति है। इससे कि कुछ भौतिक वस्तुएं तो प्राप्त होती ही है, साथ ही वधू के परिवार की निम्नता और एहसास कराना भी निहित होता है। यद्यपि ये कुरीतियाँ जो है शिक्षित भारतीयों में भी धीरे धीरे नाम मात्र ही सही है समाप्त हो रही है, फिर भी वर्तमान पर यतीत की कुछ मौलिक छाप अवश्य दिखाई देती है। इस अगर हम बात करें तो यह एक बात हैरान करने वाली है कि दहेज उत्पीड़न तथा हत्या के मामले में लड़की की मां की प्राथमिक भूमिका होती है। इसका कारण है कि लड़के की मां स्वयं लंबे समय तक अपने पति के परिवार के पूर्ण सदस्यता नहीं बन पाई थी। पुत्र जन्म के बाद परिवार की सोच बदलती है, लेकिन आदर्श अर्थों में स्त्री पूर्णता को तब प्राप्त करती है जब उसके बेटे के विवाह का समय आता है ना। तो बेटे के विवाह के समय महिला की परिस्थिति में पूर्ण परिवर्तन आ जाता है। अब वह वधु प्रदानकर्ता परिवार के सदस्य ना होकर वधु प्राप्तकर्ता परिवार की सदस्य हो जाती है। अब वह अन्य परिवार से वधु तथा उपहार प्राप्त करने की अधिकारिणी बन जाती है। तो यही कारण है कि महिलाएं पुत्री जन्म की जगह पुत्र जन्म की कामना करते हैं और पति के परिवार में अन्य सदस्यों की तुलना में निम्न परिस्थिति से उभरने का उसके पास यही एक विकल्प उपलब्ध होता है। जब लड़के की मां अपनी ही वधू के प्राप्ति आक्रामक रुख रखती है तो यह अजीब सा लगता है कि एक स्त्री दूसरी स्त्री के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन उसकी आक्रामकता का कारण स्त्री होना नहीं
बल्कि वधु प्राप्त करना के परिवार की सदस्य होना है, जिसका आधार कन्यादान में निहित होता है। यह उसी तरह जैसे जब कोई छात्र इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेता है तो उसे रैगिंग के रूप में अनेक अवांछनीय समस्याओं को झेलना पड़ता है, लेकिन दोनों 2 वर्ष बाद वही छात्र नए आगंतुक मतलब नए मित्र भेंटकर्ता की बात मैं कर रहा हूँ, छात्रों की रैगिंग लेना शुरू कर देगा। वास्तव में दहेज एवं रैगिंग को यदि व्यक्ति गलत समझता है या अगर हम कहें प्रताड़ित होने के कारण इससे दिल से घृणा करता है तो दहेज लेना एवं देना रैगिंग करने का शिकार होने का सिलसिला इतिहास एक बन चुका है। ठीक है, तो यह एक प्रकार के दहेज के बारे में कुछ अवधारणाएं हैं, कुछ कॉन्सेप्ट थे। दहेज प्रथा के कारण दहेज को बढ़ावा देने वाले जो कारक हैं, अगर मैं बात करूं प्राचीन काल से ही दहेज का प्रचलन नहीं था, लेकिन धर्म ग्रंथों में कन्या के पिता को यह निर्देश अवश्य दिया जाता था कि वह वर का सम्मान करके विवाह के समय अपनी कन्या को वस्त्र एवं अलंकारों की भेंट के साथ विदा करे। तो इसी का दुरुपयोग लड़के वालों ने किया और वे धीरे धीरे लड़की वालों ने मांग करके विभिन्न वस्तुएं और फिर धनराशि देने लगे। तो दहेज प्रथा को बढ़ावा देने के लिए कई कारण हो सकते हैं। आपको बताऊं, एक आपने नाम सुना होगा अनुलोम विवाह। अब अनुलोम विवाह कैसे हो सकता है, इस बात को आप लोग सोच भी रहे होंगे। अनुलोम विवाह के कलंक से उच्च कुल के लड़कों की मांग बढ़ती है और इसी के परिणाम स्वरूप वर पक्ष की ओर से विवाह में बड़ी बड़ी धनराशियों की मांग करने लगी, जिससे यह एक कुप्रथा का जन्म होने लगा। तो अनुलोम विवाह में क्या है, कलंक से उच्च कुल के लड़कों की मांग बढ़ने लगती है इसमें। तो परिणाम स्वरूप वर पक्ष की ओर से विवाह में बड़ी बड़ी धनराशियों की मांग भी उठने लगती है। तो वह अनुलोम विवाह का भी एक प्रकार का कारण बनता है, प्रकार बन जाता है। दहेज प्रथा को बढ़ावा देने वाले कारण में अनुलोम विवाह का भूमिका है, इसलिए आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। वही बात करें एक अंतर विवाह की बात आप लोगों ने सुना होगा। मैं बात कर रहा हूं कारण पर, दहेज प्रथा के कारण पर। तो अंतर विवाह कैसे, अंतर विवाह की अगर मैं बात करूं, अपनी ही जाति के अंदर विवाह करने की नियम ने भी दहेज प्रथा को बढ़ावा दिया है। इसके कारण विवाह का क्षेत्र अत्यंत सीमित हो गया है और वर की सीमित संख्या की वजह से वर मूल्य बढ़ता गया, वर मूल्य बढ़ता गया। तो इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा, अंतर विवाह को भी। फिर अगर हम बात करें, एक आपका आता है संयुक्त परिवारों में स्त्रियों का शोषण। संयुक्त परिवारों में स्त्रियों का शोषण। स्मृति काल में स्त्रियों की दशा अत्यंत शोचनीय हो गई थी। तो संयुक्त परिवारों में नववधुओं को प्रताड़ित किया जाता था। ऐसी स्थितियों में कन्या पक्ष का ज्यादा धन देने लगे, जिससे परिवार से उसकी कन्या को ज्यादा सम्मान मिल सके। तो संयुक्त परिवारों में भी स्त्रियों का जो शोषण हो रहा था वो भी एक प्रकार का यहाँ पर बन गया कारण। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो विवाह का अनिवार्यता, मतलब विवाह का अनिवार्यता कैसे। देखिए ये सारे पॉइंट है जो आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अनिवार्यता मतलब विवाह एक अनिवार्य संस्कार है। इसी के चलते शारीरिक रूप से कमजोर, असुंदर व विकलांग कन्याओं के पिताओं को मोटी रकम तय करके वर की तलाश करनी पड़ती है। कालांतर में वर पक्ष की ओर से कीमत निर्धारण या निर्धारित की जाने लगती है, जिससे दहेज प्रथा पनपने लगती है। वहीं बात अगर हम लोग करते हैं धन में, धन को मंडित करना। धन को मंडित मतलब मंडित क्या होता है, आधुनिकता और भौतिकता उपयोग जो है उपभोक्ता जो मानसिकता के चलते धन का महत्व समाज में बढ़ता गया, तो जिससे दहेज प्रथा भी फली फूलती गई। तो धन सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार बनने पर लोग अपने योग्य लड़के मुंहमांगी कीमत पर ही विवाह के लिए राजी होने लगते हैं। तो धन की मुंहमांगी कीमत की बात करना, तो धन को मंडिता करने की बात होती है ये। महंगी शिक्षा प्रणाली भी एक प्रकार की यहाँ पे अगर हम बात करें तो महंगी शिक्षा प्रणाली कैसे। देखिए महंगी उच्च शिक्षा, चिकित्सा हो गया, तकनीकी शिक्षा हो गया, प्रौद्योगिकी हो गया, प्रशासनिक शिक्षा हो गया, इसके लिए माता पिता को बहुत धन खर्च करना पड़ता है।
स्वार्थी माता पिता इस क्षति को विवाह के दौरान ब्याज सहित वसूलने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं महंगी शिक्षा भी भूमिका निभाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 7, एक पापपूर्ण चक्र। दहेज एक ऐसा पापपूर्ण चक्र है जो स्वचालित है, इसलिए इसे रोकना तो आसान नहीं है। लेकिन लड़के वाले इसलिए अगर हम बात करें कि दहेज की मांग करने लगे क्योंकि उन्हें भी अपनी कन्या के विवाह में ज़्यादा दहेज देना पड़ता है या देना होता है। इसलिए यह कुप्रथा जो है दोनों दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो एक पापपूर्ण चक्र है ये। आप उनसे ले रहे तो आप अपने बेटे में फिर देंगे, तो इसलिए कारण ये भी है ना। प्रतिष्ठा का विषय भी हो सकता है। प्रतिष्ठा का विषय मतलब लोग दहेज को अपनी प्रतिष्ठा के विषय समझते हैं। कुछ लोग की इसे धारणा के भी ज़्यादा दहेज है तो उनकी प्रतिष्ठा में निर्दिष्ट होती है। मतलब दहेज प्रथा को लेकर इतना कहा जा सकता है कि दहेज प्रथा का प्रारंभिक जो स्वरूप है बहुत ही पवित्र और संस्कारिक हुआ है। तो विवाह के अवसर पर दिए जाने वाले उपहारों के स्थान पर विवाह के समय बोली लगाकर वर की कीमत वसूली जाने लगी, जिसके प्रमाणित हुआ कि एक शानदार व्यवस्था हो लोगों को कथित महत्वाकांक्षों के चलते कुरीतियों में परिवर्तन होने लगा। तो सामाजिक प्रथा बाद में सामाजिक अभिशाप बन गई है। तो इसलिए आप ये कह सकते हो कि दहेज प्रथा किस तरीके से अपने कारणों को लेकर आ रही है ना, रीजंस लेवल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपनी ही जाति में जीवन साथियों को चुनने का क्षेत्र, हिंदुओं में कन्या का विवाह का अनिवार्यता है ना, उच्च कुल में नौकरी पेशे और युक्त लड़कों से विवाह की प्रवृत्ति, धन का महत्व पर अधिक होना, शिक्षा का सामाजिक प्रतिष्ठा युक्त लड़के का महत्व, दहेज एक सामाजिक प्रथा के रूप में व्याप्त होना, काले धन की वृद्धि में दहेज को बढ़ावा देना। ये भी देखिए, ये सारे मैंने आपको बता चुका हूँ। विवाह के अवसर पर दिखावे के लिए अधिक से अधिक धन का व्यय करना है ना, तो ये सारे क्या है, एक प्रकार से कारण है। दहेज का कुप्रभाव और दोष क्या हो सकता है। देखिए, दहेज से नारियों की परिस्थिति निम्न हो जाती है, ये बात तो सही है ना, दोष है ये। भविष्य में दहेज की समस्या से बचने के लिए जो है गर्भ में ही लिंग परीक्षण करवाकर बालिका भ्रूण हत्या को आजन्म दिया जा रहा है। तो ये भी आप जान ही रहे हैं। दहेज की पूर्ति ना हो पाने के कारण विवाह के बाद भी स्त्रियों को अपने यातना झेलनी पड़ती है, जिससे परिवार विघटन और शिकार हो जाता है। दहेज की पूर्ति ना कर पाने की स्थिति में बेमेल विवाह दिखाई देता है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक उपन्यास है निर्मला, दहेज और बेमेल विवाह से हुई पारिवारिक विघटन को भी ये दर्शाता है। वहीं अगर हम लोग बात करें अधिक दहेज के कारण कभी कभी कन्या का पिता इतना कर्ज ले लेता है जिसकी भरपाई उसकी आने वाली पीढ़ियों तक को करना पड़ता है। कन्या के लिए धन जुटाने के लिए परिवार को अपनी आवश्यकताओं में कटौती बहुत लंबे समय तक करनी पड़ती है, जिससे परिवार का जीवन स्तर निम्न हो जाता है। दहेज इकट्ठा करने के लिए लोग घोटाला, गबन, अपराध, भ्रष्टाचार आदि करते हुए भी दिखाई देते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें दहेज को समाप्त करने के लिए सुझाव क्या क्या हो सकते हैं। पहली बात तो सोशल वर्कर को नारी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि वे स्वयं अपने आय अर्जित करने लगे और दहेज की समस्या से मुक्ति मिले। ये इसके लेकर इसके बिहार पर लोगों को चैतन्यकरण या लोगों को चेतना से जागरूक करना है। वहीं बात करें अंतरजातीय विवाह को सामाजिक सामान्यता मिलने लगे। वहीं अगर हम बात करें दहेज निरोधक कानून को कड़ाई से पालन करना चाहिए। नारी भ्रूण हत्या एवं लिंग परीक्षण कानून को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान किया जाना चाहिए। वहीं बात करें लड़कों को भी बेहतर शिक्षा द्वारा स्वावलंबी बनाया जाए। यदि योग्य या रोजगार युक्त वर समाज में अधिक संख्या में होंगे तो दहेज स्वयं ही कम और समाप्त हो जाएगा। ऐसा एक विचार है, मत है। जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता हो और ऐसे में दहेज प्रथा समाप्त हो जाएगी। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिल सकता है दहेज प्रथा को लेकर। बहुत सारे स्टेटमेंट है कि दहेज प्रथा को कैसे रोका जाए, उसके उपाय क्या हो सकते हैं, सुझाव क्या हो सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, ये सभी की सभी चीज़ें हैं। इसकी समाज में व्याप्त जागरूकता लानी चाहिए, है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। दहेज प्रथा, दहेज निरोधक कानून, उनमें विविध दंड के प्रावधानों के बारे में लोगों को विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ये भी आपका होना चाहिए। प्रेम विवाह और अंतर्जातीय विवाह के माध्यम से भी दहेज प्रथा को समाप्त
किया जा सकता है। तो प्रेम विवाह और अंतर्जातीय विवाह में दहेज आड़े नहीं आता है, ये बात से आप रूबरू हैं। तो दहेज प्रथा को नियंत्रित करने और दहेज दोषियों को दंडित करने के संबंध में पर्याप्त कानूनों का निर्माण किया जाना चाहिए। दहेज प्रथा को रोकने के लिए समाज में जनमत संग्रह को कराना चाहिए और दहेज लेने वालों का सामाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिए। दहेज प्रथा को रोकने के लिए वर कन्या को स्वयं निर्णय लेकर अपने जीवन साथी का फैसला लेना चाहिए। दहेज प्रथा को रोकने के लिए यह अवश्य है कि नारी शिक्षा पर अधिक से अधिक बल दिया जाना चाहिए। अंतर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहित तभी मिल सकता है जब पुरुषों के समान स्त्रियों को भी शिक्षित हो और उनको शिक्षा ग्रहण करने दिया जाए और नौकरी आदि करने के लिए घर से बाहर निकलने के लिए अवसर दिया जाए। तो स्त्री शिक्षा का एक प्रकार से प्रसार किया जाए। दहेज प्रथा को समाप्त करना और रोकने के लिए दहेज विरोधी अधिनियमों और अधिक कठोर बनाना चाहिए, जिससे कि लोगों में सकारात्मकता का संदेह मिले, है ना। तो ये एक प्रकार का दहेज से संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक था दहेज को लेकर। यदि आप लोगों को लगे कि इसमें कुछ डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं दहेज के बारे में। और दहेज भली भांति तरीके से आपको मालूम है कि जो संपत्ति विवाह के समय वधू के परिवार की तरफ से वर को दी जाती है वही बेसिकली क्या कहलाती है, दहेज कहलाती है। दहेज को उर्दू में जो है जहेज कहते हैं। क्या बोलते हैं दहेज को? जहेज बोलते हैं उर्दू में। तो एग्ज़ाम में ऐसे भी प्रश्न आ जाता है ना, उर्दू में क्या बोलते हैं? जहेज बोलते हैं। यूरोप, भारत, अफ्रीका और दुनिया के अन्य भागों में दहेज प्रथा का लंबा इतिहास रहा है। इस बात को आप सभी लोग ध्यान भी रखेंगे, ठीक है। तो संपत्ति विवाह के समय वधू के परिवार की तरफ से वर को दी जाती है वही बेसिकली क्या कहलाती है, दहेज कहलाती है। इस बात को आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा। विवाह के समय लड़की के परिवार की तरफ से लड़के के परिवार को जो धन संपत्ति आदि देना होता है वही बेसिकली क्या कहलाता है, दहेज कहलाता है, ठीक है। इस बात को आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी दहेज प्रथा को लेकर। दहेज प्रथा दुल्हन को दूल्हे के घर जाने के समय उपहार देने की भारतीय प्रथा है। ये बात तो आपको भली भांति तरीके से मालूम है। दहेज प्रथा की प्रथा न केवल भारत में प्रचलित है बल्कि यूरोप, अफ्रीका, चीन, ग्रीस, जापान अन्य देशों में भी यह दहेज प्रथा लागू है या एक प्रकार से आप कह सकते हो चल रही है। दहेज प्रथा की अवधारणा यह सुनिश्चित करने के लिए थी कि शादी के बाद दुल्हन आर्थिक रूप से स्थिर हो। दहेज आमतौर पर नगद हो गया, फर्नीचर, मोबाइल फ़ोन और टेलीविज़न सेट, वॉशिंग मशीन इत्यादि बहुत वस्तुओं का जो है रूप में दिया जाता है, उसको दहेज का नाम देते हैं। दहेज आमतौर पर अगर हम बात करें तो दहेज प्रथा भारतीय समाज का एक अभिशाप है और विवाह के पवित्र संबंध को नष्ट कर देता है ये दहेज। इसका नतीजा अगर हम बात करें कि यह है कि कई शादियां रद्द हो गई हैं क्योंकि वे दूल्हे के घर वालों की मांग पूरी नहीं कर पाते हैं। दहेज प्रथा के अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसी के परिणाम स्वरूप दहेज हत्या सहित वैवाहिक और घरेलू हिंसा भी हुई है। भारतीय पुलिस को हर साल दहेज प्रथा के कारण होने वाले मौतों की जो लगभग रिपोर्ट मिली है, लगभग 9,000 मिली है। 9,000 दहेज प्रथा के संबंध में। भारत सरकार ने सख्त कानून लागू किए हैं और दहेज प्रथा को पालन करने वालों को दंडित भी किया जाता है ना, उनको दंडित भी किया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और दहेज प्रथा ने विवाह को साड़ियों और व्यापारिक सौदे में बदल दिया गया है, जैसा कि आप लोगों को तो भली भांति तरीके से मालूम भी होगा। तो ये था दहेज के संबंध में। यदि आप लोगों को कोई यहाँ पे डाउट बन रहा होगा तो आप लोग मुझे अवश्य कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर आप लोगों का इसका रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो सोच बदलो, चरित्र बदलो, दहेज प्रथा को दूर करो, ये भूमिकाएँ आप सभी लोग अवश्य लागू करो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात करेंगे आज शाम को 8 बजे से हम सभी लोग।